आर्बिट्राज 2012 में आई एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा मूवी जिसमें हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के डार्क सीक्रेट्स दिखाए जाते हैं। एक ऐसे कुछ कंपनीज पैसे बनाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स और पब्लिक का पैसा रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब पैसा डूब जाता है तो उसे छुपाने के लिए कंपनीज रिपोर्ट्स भी चेंज करवा देती है ताकि उनका फ्रॉड कभी बाहर ना पाए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रॉबर्ट मिलर का इंटरव्यू देख पाते हैं जो कि एक काफी बड़ी हेज फंड कंपनी का ओनर होता है जो कि अपनी बेटी ब्रूक के साथ मैनेज कर रहा होता है और उसकी इसी सक्सेस के लिए मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लेकिन ये सब तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं क्योंकि मिलर ने $412 मिलियन का कर्जा ले रखा होता है, वो भी अपने दोस्त जेफ से अपने इन्वेस्टमेंट लॉस को छुपाने के लिए। अब वो इन्वेस्टमेंट लॉस कौन सा है वो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। मिलर ने अपने कंपनी को एक बड़ी कंपनी के साथ मर्जर पर रखा होता है। जब तक कि मेफील्ड स्टील की मंजूरी नहीं दे देता तब तक वो जेफ को उसके पैसे नहीं दे सकता। जेफ उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है उसके पैसे वापस करने के लिए, वरना दोस्ती गई साइड में वो मिलर को डायरेक्ट फ्रॉड के केस में जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा देगा। तो अपने दोस्तों से पैसे लेते टाइम ध्यान रखना चाहिए वरना जेल जाने की नौबत आ सकती है। इसी के साथ उसका जूलिया नाम की वुमन के साथ अफेयर भी चल रहा होता है। जूलिया एक आर्ट गैलरी ओपन करती है और मिलर ने उसकी इसी गैलरी को सेटअप करने में फाइनेंशियली हेल्प भी की होती है, जिसके बाद वो फिर से जेम्स मेफील्ड के साथ रेस्टोरेंट में मीटिंग रखता है। लेकिन उसी दिन जूलिया का भी गैलरी शो होता है जिसे कि मिलर ने अटेंड करने का प्रॉमिस किया था। जूलिया उसे बार बार कॉल कर रही होती है जिससे कि मिलर मीटिंग में भी सही से ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। खैर यहाँ मीटिंग तो सही से नहीं हो पाती, लेकिन ब्रूक उससे कहती है कि उसे ओल्ड लेजर्स में कुछ फाइनेंशियल डिस्पेंसरीज मिली है। मिलर ब्रूक को इन सब बातों पे ध्यान ना देने को बोलता है और वो डायरेक्टली जूलिया से मिलने चला जाता है। जूलिया उससे बात नहीं करना चाहती थी। मिलर उसे क्या ही समझाए, एक तरफ कंपनी डूब रही है, दूसरी तरफ जेफ के पैसे देने हैं और अपनी वाइफ से अफेयर भी छुपाना है। फाइनली मिलर जूलिया को ड्राइव पे ले जाता है। यहाँ भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जूलिया की डेथ हो जाती है और वो तुरंत ही 911 को कॉल करता है और वहां से चला जाता है ताकि उसका नाम जूलिया के साथ ना आए, वरना सबको पता चल जाएगा कि मिलर और जूलिया का अफेयर चल रहा होता है। खैर मिलर इसके तुरंत बाद जिमी को कॉल करता है जो कि उसके पुराने ड्राइवर का बेटा है और क्योंकि मिलर ने जिमी के पापा के मेडिकल एक्सपेंस में काफी मदद की होती है इसलिए जिमी उसके प्रति लॉयल होता है और सब कुछ कवर अप करने लगता है। जिमी मिलर को उसके घर छोड़ता है और घर जाते ही मिलर अपने घर के सारे सिक्योरिटी कैमरा और डीवीडी को डिलीट कर देता है जिसमें कि वो घर लेट आते हुए देखा गया हो। उसके कपड़े जला देता है और डायरेक्ट बेड पर चला जाता है और इन सब में 4:30 बज चुके होते हैं। उसकी वाइफ एलन भी ये बात नोटिस करती है। मिलर इस इंसिडेंट को अपने लॉयर के साथ डिस्कस करता है कि क्या हो अगर कोई इंसान एक्सीडेंट स्पॉट से भाग जाता है तो पुलिस उसे किस तरह से पकड़ सकती है। उसका लॉयर उससे कहता है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर ब्लास्ट होने की वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए नहीं मिल सकते, बस अगर उसने कोई कॉल ना किया हो तो उसे पकड़ पाना नामुमकिन है और मिलर ने बिल्कुल यही किया होता है। और यहाँ तक कि उसने जिमी को भी उस एक्सीडेंट स्पॉट से काफी दूर आए टेलीफोन बूथ से कॉल किया होता है जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता। मींस कि मिलर ने उसके और जिमी के एक्सीडेंट स्पॉट पर होने के सारे सबूत मिटा दिए होते हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उससे यही बात साबित होगी कि जिमी और मिलर अपने अपने घर पर ही होते हैं जब ये एक्सीडेंट हुआ होता है। डिटेक्टिव ब्रायर को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है और वो मिलर से इंटरोगेट करते हैं क्योंकि मिलर जूली के साथ आखिरी बार देखा गया था उसके गैलरी शो पर। लेकिन मिलर कहता है कि वो उस गैलरी शो के बाद वहां से चला गया था और जूली सिर्फ उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके बाद डिटेक्टिव ब्रायर जिमी से इंटरोगेट करता है जहां जिमी भी उससे कुछ नहीं बताता। तभी ब्रूक को अपने डैड के फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है। मिलर और ब्रूक पार्क में मिलते हैं और ब्रूक मिलर से पूछती है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया। तब मिलर उसे सारी बात बताता है। तुम्हें याद है कि पिछले साल अलेक्जेंड्रो नाम का एक शख्स मुझे मिलने आया था, उसने मुझे एक ऑफर दिया था कि रशिया में एक कॉपर माइन है जिसे कि अच्छी तरह से माइन नहीं किया गया है या टेक्निकल टर्म्स में कहे तो अंडर एक्सप्लॉइटेड। अभी तो अंडरग्राउंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉपर दबा हुआ है। जिसके बाद अलेक्जेंड्रो ने मुझे ऑफर दिया कि हम दोनों 100 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे और सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट का ट्रिपल अमाउंट रिटर्न में मिलेगा। इसके बाद मिलर ने अपने इन्वेस्टर्स द्वारा दिए गए सारे पैसे इस माइन में लगा दिए। पहले तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा होता है लेकिन फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगाना शुरू कर देती है और आखिर में पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उनके पैसे अटक गए और शायद अब वो कभी निकल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मिलर ने तुरंत ही अपने फ्रेंड जेब से पैसे लिए और सारे लॉसेस को छिपा दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए रख दिया ताकि उससे जो पैसे
पैसे आए उससे वो जेफ का पैसा भी दे सके और इन सब से बाहर भी आ पाए। लेकिन जेम्स मेफील्ड इस डील को फाइनलाइज नहीं कर रहा होता है और मिलर कब से बस इसी डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। मिलर ने जो लॉसेस को अपने ऑडिट से छुपाया है, अगर वो बाहर आते हैं तो सबसे पहले ब्रुक को ही इंटरोगेट किया जाएगा, क्योंकि वो उसकी कंपनी की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। लेकिन मिलर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा और वो जल्द ही कंपनी सेल कर देगा। ये तो सिर्फ एक केस है, अभी तो मिलर ने ब्रुक को उसके अफेयर वाली बात भी नहीं बताई। वहीं यहाँ डिटेक्टिव ने जिमी को कोर्ट में पेश कर दिया होता है, क्योंकि उसे जिमी की कार की एक फोटो टोल से मिली होती है, जबकि जिमी के स्टेटमेंट के मुताबिक वो तो उस एक्सीडेंट वाली रात अपने घर पर ही था, तो उसकी कार वहां पर कैसे आई। जिमी तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे भी अब बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि अगली हियरिंग में अगर उसने प्रूफ नहीं किया कि ये उसकी कार नहीं थी तो उसे 10 साल की जेल हो सकती। लेकिन फिर भी मिलर के लिए वो कुछ नहीं बोलता और ये बात मिलर को पता चलती ही उसने जिमी को प्रॉमिस किया कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा और वो तुरंत ही मेफील्ड से मिलने जाता है, जहां वो मेफील्ड से कहता है कि तुम्हारी सैलरी $18 मिलियन है और तुमने अपने इन्वेस्टर्स के ऑलरेडी $3.5 बिलियन डुबा दिए हैं, तो तुम इसे अपनी सैलरी से तो नहीं भरने वाले। मेरी कंपनी हर साल $500 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करती है, तो तुम्हें ये डील फाइनल करनी ही होगी, वरना मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कह दूंगा कि कोई डील नहीं हो रही और फिर तुम सोच लेना कि तुम अपने इन्वेस्टर्स को क्या जवाब दो। और आखिर में दोनों $525 मिलियन में कंपनी को खरीदने के लिए मान जाते हैं। अब जेफ के पैसों का तो इंतजाम हो गया, लेकिन जिमी का केस अभी भी पेंडिंग में होता है। मिलर को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि जब जिमी उस टोल से गया ही नहीं तो उसकी कार का फोटो वहां पर कैसे आया। क्रॉस चेकिंग के लिए वो जिमी के लॉयर को भी उस टोल से गुजरने को कहता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए जब उस फोटो को मंगवाया जाता है, जिसके बाद वो लॉयर की कार का फोटो और जिमी की कार के फोटो को कंपेयर किया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि वो जिमी की कार है ही नहीं। दरअसल ये किसी और की ही कार है, जिसके नंबर प्लेट को फोटोशॉप करके जिमी की कार बताया गया है और डिटेक्टिव ब्रायर की सारी पोल पट्टी यहाँ खुल जाती है। उसने ये सब इसलिए किया होता है ताकि जिमी जेल जाने के डर से सारी हकीकत बता दे, लेकिन जिमी मिलर के प्रति वफादार होता है और वो डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं बताता और जिमी भी इस केस से बाहर आ जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है कि तभी एलन मिलर के सामने एक डील रखती है, जिसके मुताबिक मिलर अपना वोटिंग राइट और पैसे एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन जिसे कि ब्रुक हैंडल करती है उसे ट्रांसफर कर दे। मतलब कि वो अपनी सारी पावर और पैसे अपनी बेटी और ऑर्गेनाइजेशन में बांट दे, जिसके चलते उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मिलर इसके लिए नहीं मानता, लेकिन एलन कहती है कि तुमने हमारी बेटी का भरोसा तोड़ा है, उसे इस फ्रॉड में बिना पता लगे शामिल किया है और हाँ, पुलिस मुझसे भी इंटरोगेट कर रही है, तो अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं बता दूंगी कि तुम उस रात घर पर नहीं थे और लेट नाइट घर आए थे, वो भी खून से सने कपड़ों के साथ, और ना चाहते हुए भी मिलर को साइन करना पड़ता है। उसके बाद मेफील्ड को जॉन एक सेकेंडरी ऑडिट दिखाता है, जिसमें कि $425 मिलियन के स्टेटमेंट मिलर की कंपनी से मिसिंग बताए गए होते हैं, लेकिन मेफील्ड इस रिपोर्ट को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अब अगर उसने डील कैंसिल करी तो उसकी कंपनी और उसकी दोनों की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसके बाद सब पार्टी में मिलते हैं दोनों कंपनी के मर्जर को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां ब्रुक अपने पापा को स्पीच के लिए बुलाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी में हमने देखा कि कैसे मिलर काफी सेल्फिश पर्सन होता है, जो कि ना तो अपनी फैमिली के प्रति लॉयल रहा और ना ही अपने इन्वेस्टर्स के प्रति। उसने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, वैसे ही जैसे मेफील्ड ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मिलर के किए गए फ्रॉड को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी मिलर को आखिर में कुछ भी नहीं मिलता और उसे अपने प्रॉफिट के पैसों को भी डोनेट करना पड़ता है। ये सब नहीं होता अगर वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को उस पाइन में ना लगाता ज्यादा प्रॉफिट की लालच में, वरना वो भी आज इस डील से मिलियनर होता, ना कि एक हारा हुआ इंसान जिसके पास ना तो फैमिली है और ना ही अपनी कंपनी। उम्मीद है आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही एक फाइनेंशियल मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।